हम यहाँ पर देखते हैं स्वराज के लिए संघर्ष, यानी स्वराज के लिए संघर्ष सेकंड है। यहाँ पर हम देखेंगे नई शक्तियों का आविर्भाव है, यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष, और स्वराज के लिए संघर्ष है वो भी हम सेकंड यहाँ पर देखेंगे। पहला संघर्ष हमने देख लिया था, और नई शक्तियों का आविर्भाव यहाँ पर किस तरीके से हुआ है। नई शक्तियों का आविर्भाव, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में फिर से शक्ति पाने के अनेक संकेत यहाँ पर देखे गए हैं। इसी वर्ष समाजवाद की नई प्रवृत्ति का यहाँ पर उदय हुआ है। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई है, और इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। और इस वामपंथी ने अपना ध्यान है साम्राज्य विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा है, साथ ही साथ उसने पूंजीपतियों, जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया है। भारत के नौजवान सक्रिय हो रहे थे, पूरे देश में नौजवान सभाएं बनी रही थी और छात्रों के सम्मेलन यहाँ पर हो रहे थे। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद देश में अनेक दूसरे छात्र संगठन बने हैं। सैकड़ों छात्र युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। इनके अलावा भारत के युवा राष्ट्रवादी धीरे धीरे समाजवाद की तरफ आकर्षित होने लगे, और देश जिन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था, उनके लिए दूरगामी हल सुझाने लगे। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का कार्यक्रम भी सामने रखा और उसे लोकप्रिय बनाया है। तीसरे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई, और रूसी क्रांति की विख्यात घटना ने अनेक युवा यहाँ पर राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया, और उनमें से अनेक गांधीवादी राजनीतिक विचारों और कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े, और मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में वर्ग से जुड़ गए। इसके लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे, और 1924 में सरकार ने मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाया है। उन्हें और कुछ और लोगों को लेकर के यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर यहाँ पर किसान पार्टियां बनी हैं। इन पार्टियों और समूह ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया है, लेकिन साथ ही वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग भी थे। किसान और मजदूरों में भी पुनः हलचल मच रही थी। संयुक्त प्रांत में बटाईदारों की कानून में संशोधन के लिए बटाईदारों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए हैं। ये बटाईदार लगान में कमी, बेदखली से सुरक्षा और कर्ज में राहत चाहते थे। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया है। वारदोली का प्रसिद्ध यहाँ पर सत्याग्रह इसी समय हुआ था, और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया है, और अंत में अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का तेजी से विकास हुआ है। 1928 में अनेक हड़तालें हुई हैं। खड़गपुर के रेलवे वर्कशॉप में 2 माह तक एक लंबी हड़ताल यहाँ पर चली है, और दक्षिण भारतीय रेल मजदूरों ने भी हड़ताल की है। जमशेदपुर में टाटा के लौह इस्पात कारखाने में भी हड़ताल हुई है, और इस हड़ताल के समाधान में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काल में सबसे प्रमुख हड़ताल मुंबई की कपड़ा मिलों में हुई है, जहां लगभग 1.5 लाख मजदूर 5 महीने से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे हैं, और यह हड़ताल कम्युनिस्ट के नेतृत्व में हुई थी। और 1928 में हुई हड़तालों में 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया था। इन नई लहर का एक और संकेत क्रांतिकारियों के आंदोलन की गतिविधियों में देखने को मिलता है। अब यह आंदोलन भी समाजवाद की ओर झुक रहा था। प्रथम असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण रुका हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ, और एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई, और सरकार ने इस पर एक कड़ा प्रहार किया। क्रांतिकारी युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड्यंत्र केस, यानी काकोरी षड्यंत्र केस था 1925 का, तो काकोरी षड्यंत्र केस नामक मुकदमा चलाया गया, और सशस्त्र लोगों की लंबी लंबी यहाँ पर हजारों लोगों को लंबी लंबी जेल की सजाएं दी गई। 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला, और रामप्रसाद बिस्मिल और यहाँ पर अशफाकुल्ला समेत 4 लोगों को यहाँ पर फांसी दे दी गई।
क्रांतिकारी जल्दी ही समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ गए और 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदल करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंस ट्रस्ट कर दिया गया था। और वे अब धीरे धीरे व्यक्तिगत वीरता के कामों और हिंसात्मक गतिविधियों से भी दूर हटने लगे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोध का प्रदर्शन करके पुलिस की बर्बर लाठी चार्ज के कारण आकस्मिक परिवर्तन आया। इसमें लाठियों की चोट खाकर के पंजाब के महान नेता यहाँ पर लाला लाजपत राय यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। कब? 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी पड़ने से। और युवक इससे गुस्से हो जाते हैं और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठी चार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से यहाँ पर भून दिया था। और फिर हिंस प्रेस के नेताओं ने यह भी निर्णय किया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्य और जन क्रांति की आवश्यकता के बारे में जनता को बतलाएं। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका और बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि किसी को चोट नहीं पहुंचे और इस काम का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनना बहरों को सुनाना था। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार कराया क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत का एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा। इसका नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन कर रहे थे और अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर हुए हमलों में यह पहला हमला था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता उसमें युवतियों की भागीदारी थी। चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के सूचक थे। उनका काम व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक था। उनका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के अंगों पर प्रहार करना था। सरकार ने क्रांतिकारियों पर एक तीखा प्रहार किया। उनमें से अनेक गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर अनेक प्रसिद्ध मुकदमे चलाए गए। भगत सिंह और कुछ लोगों पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला है। और इन युवक क्रांतिकारियों ने अदालतों में दिए गए अपने भाषणों में अपने निर्भीक और अवज्ञापूर्ण व्यवहार से जनता का दिल जीत लिया। उनके बचाव के लिए कांग्रेसी नेता आगे आए। वो जैसे अहिंसा के समर्थक थे। जेलों की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में उनकी भूख हड़तालें खास तौर पर प्रेरणाप्रद रही हैं। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित और यहाँ पर सुसंस्कृत व्यवहार किए जाने की मांग की है। ऐसे ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद एक दुबले पतले युवक क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए थे। और जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यहाँ पर 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और यहाँ पर राजगुरु को, भगत सिंह को और सुखदेव को, तीन लोगों को यहाँ पर 29 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन लोग थे। इनको जनता में देशव्यापी विरोध के बावजूद इन लोगों को यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। फांसी से कुछ दिन पहले जेल सुपरडेंट को लिखे गए एक पत्र में इन तीनों क्रांतिकारियों ने कहा था कि बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुर्गंध बजेगी। इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें इस पर गर्व है। अपने दो अंतिम पत्रों में 23 वर्षीय भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था भी व्यक्त की। वे लिखते हैं कि किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारी और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा। और 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इनमें कोई बहस नहीं है कि ये शोषक ही शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं और ब्रिटिश और भारतीय मिलकर के शोषण करते हैं, या ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं। भगत सिंह ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा भी की है। इसका अर्थ है पूंजीवाद और वर्गीय शासन का अंत। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1930 के बहुत पहले ही उनके साथियों ने आतंकवाद का त्याग कर दिया था। और 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयतनामे में उन्होंने घोषणा की कि देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष भी थे। वे अक्सर अपने साथियों से कहते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना। 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया और उसके प्रथम सचिव बने थे। भगत सिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें दो नियम इस प्रकार थे कि सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों और अन्य पार्टियों से कोई संबंध नहीं रखना है और लोगों को यह समझाना है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इस प्रकार उसमें सामान्य सहिष्णुता की भावना जगाना और इसी विचार के अनुसार कार्य करना। क्रांतिकारी आतंकवादी का आंदोलन बहुत जल्द समाप्त हो गया, हालांकि इक्की दुक्की घटनाएं अनेक वर्षों तक जारी रही हैं। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे जाते हैं और बाद में इस पार्क का नाम आजाद पार्क कर दिया गया। सूर्य सेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी जाती है। सैकड़ों दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी जाती हैं। इनमें से अनेकों को अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। इस तरह तीसरे दशक के अंत तक एक नई राजनीतिक परिस्थिति उभरने लगी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बाद में इन वर्षों के बारे में लिखा था कि कोई ऐसी नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी तक उन लोगों ने पूरी तरीके से नहीं समझा हो, जिसका भारत संबंधी ज्ञान 20-20 या 30-30 साल पुराना हो। सरकार इस नई प्रवृत्ति को कुचलने पर आमदा थी। जैसा कि हमने देखा है कि क्रांतिकारियों को निर्ममता के साथ कुचल दिया जा गया और उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों के साथ ही इसी का बर्ताव किया गया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें 3 अंग्रेज भी थे। फिर इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया जाता है, जिसे मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है, जो 4 वर्षों तक चला और मुकदमे की समाप्ति पर इनको लंबी लंबी जेल सजाएं हुई हैं। फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार की हम बात करते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो आंदोलन के इस नए चरण को बल तब मिला जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम से साइमन कमीशन कहा जाता था। इसका उद्देश्य आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा को विरोध किया। इस बात पर उन्हें सबसे अधिक क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में सरकार ने इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा। ऐसा माना गया कि भारतीयों के आत्मसम्मान को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। और 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी साहब कर रहे थे और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर कदम पर हर रूप में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का यहाँ पर समर्थन किया है। और वास्तव में अस्थायी तौर पर ही सही, साइमन कमीशन ने देश के सभी वर्गों और दलों को एक बार फिर एकताबद्ध कर दिया और राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जतलाने के लिए मुस्लिम लीग ने मिले जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और इस शर्त के साथ ही मुसलमानों के लिए कुछ सीटें यहाँ पर आरक्षित कर दी गई। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर के संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बना करके साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया और प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दर्जन सम्मेलन सांझी बैठक आयोजित की गई। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया, जिसके प्रमुख निर्माता मोतीलाल नेहरू थे। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया और दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई और इस तरह सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता का दरवाजा बंद कर दिया और इसके बाद निरंतर सांप्रदायिकता का विकास हुआ है। यह भी ध्यान रहे कि राष्ट्रवादियों की राजनीति और सांप्रदायवादियों की राजनीति में एक बुनियादी खाई मौजूद थी। राष्ट्रवादी देश के लिए राजनीतिक अधिकार और स्वाधीनता पाने के लिए विदेशी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे। हिंदू या मुस्लिम संप्रदायों वादियों के साथ यह बात नहीं थी। उनकी मांगें राष्ट्रवादियों को ही संबोधित थी। दूसरी ओर वे समर्थन और सहायता के लिए आमतौर पर विदेशी सरकार का ही मुंह ताकते थे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वे कांग्रेस से लड़ते थे किंतु अंग्रेजी सरकार से सहयोग करते रहते थे। सर्वदलीय सम्मेलन की कार्यवाही से कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण साइमन कमीशन के विरोध में जनता का उभार था। कमीशन के भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन खड़ा हुआ और राष्ट्रवादी उत्साह और एकता नई ऊंचाइयों तक पहुंची है।
फिर 3 फरवरी को कमीशन के मुंबई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। कमीशन जहां जहां भी गया है वहीं हड़तालें और काले झंडे दिखा करके साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। और इस अवसर पर जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन और पुलिस कार्यवाही का यहाँ पर सहारा लिया है। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म न दे सका। कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अघोषित मगर सर्वमान्य नेता अर्थात गांधी जी को विश्वास न था कि संघर्ष का समय आ गया है, पर जनता के उत्साह को अधिक समय तक बांधकर नहीं रखा जा सकता। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। फिर बात करते हैं पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य में क्या होता है? जनता की नई भावना को जल्दी ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ से मेल मिलाप करना था और 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इस घटना का एक रोशन पहलू भी था कि मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में उनका स्थान अब उनके पुत्र ने ले लिया था। इस तरह आधुनिक इतिहास में एक विशिष्ट परिवार की यहाँ पर विजय होती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की बात करें। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस नई जुझारू भावना को आवाज मिली और इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया और 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया नया स्वीकृत रंगा झंडा लहराया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और इसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा, तो इस अधिवेशन ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की। लेकिन इसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया और यह काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को उसकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ था। देश एक बार फिर आशा उल्लास और मुक्त होने की दृढ़ भावना से भर खड़ा हुआ। फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ यहाँ पर प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुई थी, वहाँ से स्टार्ट होता है और इसी दिन 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर के गांधी जी साबरमती आश्रम से चले और लगभग 375 किलोमीटर दूर यहाँ पर पैदल चलते गए। 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे थे। तो साबरमती से यहाँ पर कहाँ पर पहुंचे थे? दांडी नामक जगह पर गांधी जी पहुंचते हैं। उनकी यात्रा, उनके भाषण और जनता पर क्या हुआ, उनके प्रभाव की रिपोर्ट प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती रही। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी यहाँ पर पहुंचते हैं। 12 मार्च से चलते हैं और एक महीने के अंदर, एक महीने यानी कि 12 अप्रैल, मार्च के बाद में 12 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं ये, यानी कि 24 दिन में वो 375 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 375 की यात्रा करते हैं, इसका मतलब हम मान लें यहाँ पर 24 के अनुसार भाग दें, 24 एकम 24, यहाँ बचेगा 13, 135, यानी 5 बार 24 पंजे 120, तो 15 किलोमीटर के आसपास एक दिन में वो चलते थे। एक दिन में 15 किलोमीटर के आसपास चलते थे। और यहाँ पर जब ये दांडी पहुंच जाते हैं गांधी जी, तो समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार नमक कानून को उन्होंने तोड़ा है। और यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर गांधी जी घोषणा करते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश की नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा हूँ। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है और हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। आंदोलन अब तेजी से फैल चला। पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। फिर उनके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया।
देश में हर जगह जनता हड़तालें, प्रदर्शनों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी और कर अदा करने से इनकार करने लगी। लाखों भारतीयों ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था और देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। उनकी जमीनें यहाँ पर जब्त कर ली गई और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियां घरों के अंदर से बाहर निकली, सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्र और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। जुलूसों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। आंदोलन बढ़कर के भारत के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंच गया और बहादुर और शेरदिल पठानों ने जोश भराया गया। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे और ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। इस तरह पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया और इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसके बदले में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई और इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी की भावना भारतीय सेना तक में फैलने लगी है और ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार है, जो कि ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। इस तरह आंदोलन की गूंज देश के एकदम पूर्वी कोने में सुनाई पड़ी और इससे मणिपुर जनता की बहादुरी से भरपूर भागीदारी रही है और नागालैंड ने रानी गिडालू जैसी वीरांगना को यहाँ पर जन्म दिया है। और इस वीर बाला ने 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया और 1932 में एक युवा रानी पकड़ी गई और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जेलों की अंधेरी कोठरियों में गुजर गया। उसे मुक्ति केवल 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार के द्वारा मिली थी और उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखा है कि एक दिन वह आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया है। निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार आदि के द्वारा इसे कुचलने का प्रयास किया है। गांधी जी और दूसरे कांग्रेस नेता समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। समाचार पर कड़ा सेंसर लगा करके राष्ट्रवादी प्रेस का गला घोट दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस की गोलाबारी में 110 से अधिक लोग मारे गए और 300 के आसपास यहाँ पर अधिक घायल हुए थे और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। फिर लाठीचार्ज में हजारों लोगों के सर फूटे और हड्डियां टूटी। खासकर दक्षिणी भारत में भयानक किस्म का दमन देखने को मिला है। पुलिस अक्सर लोगों को खादी और गांधी टोपी पहनते देखकर ही पीट देती थी। अंततः जनता ने आंध्र प्रदेश में एलोरा नामक स्थान पर प्रतिरोध किया और वहां पुलिस की गोलियों से अनेक लोग यहाँ पर मारे गए। इसी बीच 1930 में कांग्रेस सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का यहाँ पर पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसकी कार्यवाही बेकार गई। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना सम्मेलन यूं ही था जैसे राम के बिना कोई रामलीला। फिर बात करें, अब सरकार ने कांग्रेस से किसी सहमति पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू की ताकि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले और अंत में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में 1931 में यहाँ पर क्या होता है, समझौता होता है। तो जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है और सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई और उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार और विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया। तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर तैयार हो गई। अनेक कांग्रेसी नेता, खास करके युवक वामपंथी, गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांगे नहीं मानी थी। सरकार ने यह मांग कि तब तक नहीं मानी थी कि भगत सिंह और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश भारतीय मांगों पर बातचीत के बारे में गंभीर थे और सत्याग्रह की उनकी धारणा भी यह भी शामिल था कि प्रत्यय-पक्षी को हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए और उसकी रणनीति इस समझ पर आधारित थी कि कोई भी जन आंदोलन निश्चित ही बहुत संक्षिप्त होगा और बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सकेगा, क्योंकि जनता की बलिदान की क्षमता अनंत नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कानून विरोधी जनसंघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण का आरंभ हुआ जिसमें आंदोलन की कानून की सीमाओं में रहकर के ही चलाया जाना था। इसके अलावा गांधी जी ने बराबरी के आधार पर बातचीत भी की और इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सरकार की प्रतिष्ठा के बराबर ला दिया था।
इसलिए वे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस समझौते का अनुमोदन करने में सफल रहे। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेटस तत्काल देकर के उनके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को मानने से इनकार कर दिया। और इसी बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतीहर पैदावार के दाम गिर गए थे। लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहाय हो चला था। और संयुक्त प्रांत में लगान में कमी और बटाईदार की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया और दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। उत्तर में सरकार ने 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में सरकार की मालगुजारी संबंधी नीति के खिलाफ खुदाई खिदमतगार किसान आंदोलन चला रहे थे। और 24 दिसंबर को उनके नेता खान अब्दुल गफ्फर खान भी धर लिए गए और किसान आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब में ही फैल रहे थे। भारत वापस आने पर गांधी जी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा आरंभ करने के सिवाय कोई रास्ता यहाँ पर नहीं बचा था। अब सरकार के प्रमुख नायब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन यानी वेलिंगटन थे, जिनको मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनकी सरकार कांग्रेस को कुचलने के लिए आमदा और तैयार थी। वास्तव में भारतीय नौकरशाही नरम तो कभी पड़ी ही नहीं। गांधी एवं समझौते पर हस्ताक्षर के फौरन बाद आंध्र के पूर्व गोदावरी जिले में एक भीड़ पर गोली चली थी और 4 लोग यहाँ पर मारे गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी का एक चित्र बनाया था। और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेता फिर धर लिए गए। कांग्रेस गैरकानूनी घोषित कर दी गई। सामान्य कानून यहाँ पर निलंबित कर दिए गए। प्रशासन विशेष अध्यादेश के सहारे चलने लगा था और पुलिस ने आतंक का नंगा खेल खेला और स्वाधीनता सेनानियों पर अनगिनत अत्याचार किए। 1 लाख से ऊपर सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। हजारों की जमीनें, मकान और दूसरी जायदादों को जब्त कर लिया गया। राष्ट्रवादी साहित्यिक प्रतिबंध कर दिया गया और राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर दोबारा सेंसरशिप यहाँ पर लागू कर दी गई। अंत में सरकारी दमन सफल रहा क्योंकि इसे सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और राजनीतिक और कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर निराशा फैल गई। बहुत पहले 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं। और वायसराय वेलिंगटन ने कहा था कि कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित रूप से कम अच्छी स्थिति में है। जनता पर उसका प्रभाव घटा है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं था। यह सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन यहाँ पर असफल रहा था, लेकिन जनता का राजनीतिकरण करने और स्वाधीनता संघर्ष के सामाजिक आधारों को और मजबूत बनाने में यह सफल रहा। जैसा कि एक ब्रिटिश पत्रकार एच.एन. वेल्सफोर्ड ने लिखा है कि हाल ही के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने अपने मन को मुक्त कर लिया है, अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के वास्तविक परिणाम और वास्तविक प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बंदी जब 1934 में रिहा हुए थे, तो जनता ने उनकी वीरों के रूप में यहाँ पर स्वागत किया था। फिर राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939 के बीच में किस तरीके से चली है उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रवादी राजनीति राष्ट्रवादी राजनीति तो राष्ट्रवादी जो राजनीति है यहाँ पर 1935 से 19 और 1935 का भारत सरकार कानून यहाँ पर क्या कहता है, इसका भारत सरकार कानून क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष की मझधार में थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें हुए विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया है। और इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। और यह संघ फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रजवाड़ों पर आधारित था। केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया, मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते थे। ब्रिटिश भारत की केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था और इस विधायिका में राष्ट्रवादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग किया गया, मगर फिर भी उसे कोई वास्तविक शक्ति यहाँ पर नहीं दी गई।
रक्षा तथा विदेशी विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थी। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर निषेधाधिकार और अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उसका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था। हाँ, कुछ एक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढांचे में और जुड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कह करके इस कानून की यहाँ पर निंदा की है। इस कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। इस 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया, और इस घोषित लक्ष्य के साथ कि वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार को जनता का व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी जी एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता को एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की और 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने, और बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी यहाँ पर बनाई हैं। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके हैं। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के यहाँ पर सरकार बनाई है। फिर बात करते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल की। कांग्रेस मंत्रिमंडल, तो यहाँ पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल की बात करते हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने का एक नया युग आरंभ करने में असफल रही है। फिर भी 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के सचमुच प्रयास किए हैं। कांग्रेस मंत्रियों में अपना वेतन खुद घटा करके 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे और तीसरे दर्जे में चलते थे। ईमानदारी और जनसेवा के नए मानदंड उन्होंने स्थापित किए। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय किए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए हैं। मजदूर संघ और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी थी। पुलिस के अधिकार कम किए हैं। क्रांतिकारी आतंकवादियों समेत राजनीतिक कैदियों की बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया। बटाईदारों के अधिकारों और बटाईदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए हैं। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुक्त महसूस किया है। मजदूरी बढ़वाने को में सफल रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की है। हरिजन कल्याण के काम किए हैं। प्राथमिकी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया है। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों का समर्थन किया गया है। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला है। सांप्रदायिक दंगों में सख्ती से निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि वे विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी हाल ही तक में जेलों में बंद थे, अब वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी? 1935 और 1939 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी घटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को इस तरह से नया मोड़ दिया था। समाजवादी विचारों के प्रसार की हम बात करते हैं। समाजवादी विचारों का प्रसार। समाजवादी विचारों का प्रसार, तो समाजवादी विचारों का प्रसार किस तरीके से होता है? इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ है। 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी यहाँ पर आई थी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई थी। दूसरे पूंजीवादी देशों में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली है। एक समय स्थिति ऐसी भी हो गई जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लाख लोग बेरोजगार थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। यहाँ गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे सोवियत औद्योगिकरण उत्पादन 4 गुना से अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक लोग, खास करके युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारों की ओर खींचने लगा।
राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों में ही उसका झुकाव है निर्धन जनता की ओर था और 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से दूसरी और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का प्रमाण यह था कि 1929, 1936, 1937 में जवाहरलाल नेहरू और 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर विजयी हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होना चाहिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए और खुद को किसान और मजदूर वर्गों की ओर पास लाए। उसका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उसके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे अच्छा उपाय है। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो इसे अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूं। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि और उद्योग के निहित स्वार्थों का उन्मूलन और भारत के सामंती और निरंकुश रजवाड़े की प्रणाली की समाप्ति है। इसका अर्थ है कि एक समुचित अर्थ को छोड़ करके निजी संपत्ति का उन्मूलन, वर्तमान मुनाफा प्रणाली का जगह सरकारी सेवा के उच्चतर आदर्शों की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है कि हमारी सहज वृत्तियां, आदतें और इच्छाओं में परिवर्तन। संक्षेप में इसका अर्थ है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था से मूलगामी अर्थ में भिन्न एक नई सभ्यता। तो यहाँ पर देश में मूलगामी शक्तियों के प्रसार का प्रमाण जल्दी ही कांग्रेस के कार्यक्रम और नीतियों में देखा गया और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों पर वह प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पारित किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि जनता को शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों को वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति पंथ लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव, मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी और खेतीहरों के कर्जों से और सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन योग्य और मजदूरी समेत मजदूरों के लिए बेहतर दशाएं और महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटे और सुरक्षा, मजदूरों और किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार और प्रमुख उद्योग और खाद्यान्नों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए। कांग्रेस के अंदर मूलगामी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के प्रस्ताव व 1933 के चुनाव घोषणा पत्र में देखने को मिला है। इसमें कृषि प्रणाली का मूलगामी रूपांतरण करने, लगान और मालगुजारी में काफ़ी कमी करने और ग्रामीण ऋण कम करने और आसान ऋण शर्तों पर ऋण देने के वादे भी किए गए। इसके साथ ही यहाँ पर सामंती वसूलियों को समाप्त करने, बटाईदारों को यहाँ पर बटाईदारी की सुरक्षा देने, खेत मजदूरों को जीवन यापन योग्य मजदूरी दिलाने और मजदूर संघ और किसान सभाएं बनाने, हड़ताल करने के अधिकार देने के भी वादे किए गए। 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन को भी यहाँ पर अनुमोदन किया है। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। नेहरू, दूसरे वामपंथियों और गांधी जी ने चंद लोगों के हाथों में यहाँ पर धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े किया, सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की वकालत की और वास्तव में चौथे दशक में एक प्रमुख घटना यह थी कि गांधी जी ने जो मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिक स्वीकार किया था। 1933 में नेहरू ने सहमति होकर के उन्होंने कहा था कि निहित स्वार्थों के में एक बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति को कभी नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने जमीन जोतने वाले की सिद्धांत भी मान लिया और 1942 में घोषणा की कि जमीन उनकी है जो उन पर मेहनत करते हैं और किसी की नहीं। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरण चंद्र जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उसके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए।
फिर उन्होंने उनके अनेक वामपंथी समर्थकों से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक तिहाई वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों का विश्वास अपना रूप ले चुका था और चौथे दशक में यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की यहाँ पर स्थापना हुई है। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस और मजदूर आंदोलन की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसान और मजदूर आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? किसान और मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन। तो किसान और मजदूर आंदोलन है किस तरीके से होते हैं। चौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों में राष्ट्रव्यापी जागरण देखने को मिला है। 1920 और 22, 1930 और 34 में दो राष्ट्रवादी आंदोलनों ने किसान और मजदूरों का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया है और 1929 के बाद भारत और शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी है उसने भारतीय किसान मजदूरों की दशा भी बिगाड़ दी है और 1932 के अंत तक खेतीहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थी। अब पूरे देश में किसान भूमि सुधार, मालगुजारी और लगान में कमी और कर्ज से राहत की मांग करने लगे थे। कारखाने और बागानों के मजदूर अब काम की बेहतर परिस्थिति और ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की बढ़ चढ़ करके मांग कर रहे थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन और वामपंथी पार्टियों और गुटों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी यहाँ पर पैदा की है जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी और परिणाम स्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियन का और पूरे देश में खास करके संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब में किसानों की सभाओं का तेजी से प्रसार हुआ है और 1936 में स्वामी स्वामी यहाँ पर सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन और अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना था। फिर कांग्रेस और विश्व की घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। कांग्रेस और विश्व की घटनाएं, उस टाइम पर किस तरीके से कांग्रेस की घटनाएं थी और उस टाइम पर किस तरीके से विश्व की घटनाएं थी। 1935 और 39 की काल की तीसरी प्रमुख बात यह थी कि कांग्रेस विश्व की घटनाओं में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने लगी थी। 1885 में अपनी स्थापना के समय से कांग्रेस ने कहा था कि अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों का प्रयोग न किया जाए। धीरे धीरे इसने साम्राज्यवादी प्रचार के विरोध पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली थी और फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशियाई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था और इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझे साम्राज्यवाद और विरोधी संघर्ष में तालमेल बैठाना था, उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था और यूरोप के अनेक यहाँ पर वामपंथी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा था कि हम समझते हैं कि विभिन्न पराधीन और अर्धपराधीन और उत्पीड़ित जनगण आज भी संघर्ष करा रहे हैं। उनमें से कुछ को साझा है, उनके दुश्मन भी प्राय एक ही होते हैं, हालांकि वे कभी कभी विभिन्न रूपों में सामने आते हैं और उनके उत्पीड़न के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन भी अक्सर मिलते जुलते हैं। नेहरू इसी सम्मेलन में स्थापित लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य चुने गए थे। 1927 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगा तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी और चौथे दशक में कांग्रेस ने दुनिया के किसी भी भाग में जारी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया है और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया है और इसने उस समय इटली, जर्मनी और जापान में उभरते हुए फांसीवाद की निंदा की है जो साम्राज्यवाद और नस्लवाद को सबसे भयानक रूप था और यहाँ पर एथियोपिया, स्पेन और चेकोस्लोवाकिया और चीन पर फांसीवादी ताकतों के हमले के खिलाफ संघर्ष में वहां की जनता का पूरा पूरा समर्थन किया गया। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए
जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। और 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर एम पटेल के एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था। राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य उस संघर्ष से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है जो एक तरफ फांसीवाद और दूसरी तरफ स्वाधीनता, समाजवाद और जनतंत्र की शक्तियों के बीच छिड़ने वाला है। विश्व की घटनाओं के प्रति कांग्रेस में उभरते हुए दृष्टिकोण और दुनिया भर में भारत की स्थिति की चेतना को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा था। हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता के एक और बड़े संघर्ष का भाग था। जो शक्तियां हमें प्रेरित कर रही हैं, वे पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित और कर्म क्षेत्र में ला रही हैं। संकट की स्थिति में पूंजीवाद से फांसीवाद का रूप लिया। पराधीन औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद जो पूरी बहुत ही पहले से आ रहा था, स्वयं को जन्म देने वाले कुछ देशों में भी पूंजीवाद ने भी वैसे ही रूप धारण कर लिया था। फांसीवाद और साम्राज्यवाद इस तरह पतनशील पूंजीवाद के दो रूप बनकर सामने आए हैं। पश्चिम में समाजवाद और पूर्वी एवं अन्य पराधीन देशों में उदीयमान राष्ट्रवाद ने फांसीवाद और साम्राज्यवाद के इस गठजोड़ का यहाँ पर विरोध किया है। कांग्रेस साम्राज्यवादी शक्तियों को किसी भी आपसी युद्ध में भारत सरकार की किसी भी प्रकार की भागीदारी का विरोध करेंगे और इस बात पर जोर देते हुए नेहरू ने कहा है कि विश्व की प्रगतिशील शक्तियों के प्रति स्वाधीनता के लिए तथा राजनीतिक और सामाजिक बंधन तोड़ने के लिए लड़ने वालों के प्रति हम अपने पूरे सहयोग का वचन देते हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद और फांसीवाद प्रतिक्रिया के विरोध में उनके संघर्ष में हमें यह लगता है कि हमारा संघर्ष एक साझा संघर्ष है। फिर रजवाड़ों की जनता का संघर्ष की बात करें, जो रजवाड़ों की जनता का संघर्ष किस तरीके से रहता है। रजवाड़ों की जनता का संघर्ष। तो इस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन रजवाड़ों तक भी फैल गया था। इन रजवाड़ों में अधिकांश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां नरक जैसी थी। किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी और कर बहुत अधिक थे, असहनीय थे, शिक्षा का कोई खास प्रसार नहीं था, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालात में थी, और प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरे नागरिक अधिकारों की शायद ही कोई मान हो। रजवाड़े की आय बहुत बड़ा भाग राजा और उसके परिवार के भोग विलास का खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास प्रथा, गुलामी और बेगार का बोलचाला था। पहले के पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण की चुनौतियां इस भ्रष्ट और पतित राजा महाराजाओं की मनमानी पर कुछ हद तक नियंत्रण रखती थी, परंतु ब्रिटिश शासन ने राजाओं को इन दोनों खतरों से सुरक्षित बना दिया। अब वे खुलकर अपने शासन का दुरुपयोग करने लगे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने और उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी राजाओं का इस्तेमाल करने लगे। राजा महाराजा भी अपनी बारी में किसी जन विद्रोह के आगे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया है। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई ताकि महाराजा मिल बैठ सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हितों के विषय पर विचार कर सकें। 1935 के भारत सरकार कानून में भी प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना इस प्रकार रखी गई कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना सके, और इसमें व्यवस्था की गई कि ऊपरी सदन में कुल सीटों के 2/5 और निचली सदन में 1/3 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। अनेक रजवाड़ों की जनता अब जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर के आंदोलन करने लगी। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और दूसरे असहयोग आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफी गहरा प्रभाव डाला है, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है। अनेक रजवाड़े खासकर के राजकोट, जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर में जनसंघर्ष चलाए गए हैं। राजाओं ने इन संघर्षों का सामना निर्मम दमन के द्वारा किया है। इनमें से कुछ ने सांप्रदायिकता का सहारा भी लिया है। हैदराबाद के निजाम ने जन आंदोलन को मुस्लिम विरोधी और तस्लीम जो कश्मीर के महाराजा थे उसने हिंदी विरोधी यहाँ पर घोषित किया है, जबकि त्रावणकोर के महाराजा का दावा था कि जन आंदोलन के पीछे ईसाइयों का हाथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के संघर्ष का समर्थन किया है और राजाओं से आग्रह किया है कि वे जनतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करें और जनता को मूलभूत नागरिक अधिकार दें। 1938 में जब कांग्रेस ने अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो उसमें रजवाड़ों की स्वाधीनता को भी शामिल किया गया। अगले साल यहाँ पर
त्रिपुरी त्रिपुरी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया और ब्रिटिश भारत और रजवाड़े के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। रजवाड़ों की जनता के आंदोलन ने उस जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा की और इससे पूरे भारत में एकता की गई चेतना भी यहाँ पर फैली है। फिर सांप्रदायिकता का विकास की बात करें, इसका विकास होता है सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता का विकास, तो सांप्रदायिकता का विकास किस तरीके से होता है? पांचवा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सांप्रदायिकता का विकास था। समय यहाँ पर सीमित मताधिकार और अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव किए गए थे उनमें से एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गई। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में असफल रही। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित की गई, मगर कांग्रेस को इसमें केवल 26 ही मिली हैं और उनमें से 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को नहीं मिली हैं। हिंदू महासभा भी यहाँ पर बुरी तरीके से आ रही है। इसके अलावा जमींदार और सूदखोरों की पार्टियों में चुनाव में धूल चाटती नजर आई है। कांग्रेस में एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया था और किसान आंदोलन फैल रहे थे। इन दो बातों को देख करके जमींदार और सूदखेरे अब सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि आम जनता की व्यापक रणनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों को खुलकर वकालत कर सकना अब संभव नहीं होगा। अब सांप्रदायिक पार्टियां मजबूत होने लगी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की घोर विरोधी हो गई। अब उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इन अवैज्ञानिक और अनऐतिहासिक सिद्धांतों का प्रचार किया और हिंदू मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनका एक साथ रह सकना असंभव है। और 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बना दिया जाए। हिंदुओं का बीच हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठन के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रसार को और बल मिला और हिंदू एक अलग राष्ट्र है और भारत हिंदुओं का देश है, यह कहकर के हिंदू संप्रदायवादियों ने मुस्लिम संप्रदायवादियों की यहाँ पर बात है दोहराई है और इस तरह उन्होंने भी दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान लिया। उन्होंने इस बात को जमकर विरोध किया कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें बहुमत के प्रभुत्व का भय न रहे और इस तरह से हिंदू संप्रदायवाद का औचित्य और भी कम था। हर देश में धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि उनकी संख्या कम होने के कारण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक संप्रदाय ने जब भी अपने वचन और कर्म में यह सिद्ध किया कि ये भय निराधार हैं, तो अल्पसंख्यकों का भय समाप्त हो गया। परंतु जब बहुसंख्यक जनता का कोई भाग सांप्रदायिक और संकीर्ण हो जाता है तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने और कुछ करने में लगता है, तो अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तब अल्पसंख्यकों का सांप्रदायिक और संकीर्ण नेतृत्व भी मजबूत होता है। उदाहरण के लिए चौथे दशक में मुस्लिम लीग वही मजबूत थी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। उसके विपरीत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे इसलिए अपने को कुछ सुरक्षित महसूस करते थे, वहां मुस्लिम लीग कमजोर थी। और दिलचस्प बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ एक दूसरे के हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में हिंदू संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग और दूसरे सांप्रदायिक संगठनों का मंत्रिमंडल बनाने में सहायता की है। सरकार समर्थक रवैया अपनाना भी तमाम सांप्रदायिक संगठनों का एक साझी विशेषता थी। यहाँ हम कह दें कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करने वाले किसी भी सांप्रदायिक संगठन या दल ने विदेशी शासन विरोधी संघर्ष में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया है। दूसरे धर्मों की जनता और राष्ट्रवादी नेताओं को भी वे अपना वास्तविक शत्रु मानते थे। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता को सामाजिक और आर्थिक मांगे उठाने में भी कतराते रहे हैं, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसा कि हमने देखा है कि बढ़ चढ़कर इन बातों को मानता था कि इस संबंध में भी ऊंचे वर्गों के निहित स्वार्थों का भी प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। और बहुत पहले 1933 में इस बात का जवाब जवाहरलाल नेहरू ने समझ लिया था। आज सांप्रदायिकता का आधार राजनीतिक प्रतिक्रिया है, इसलिए हम देखते हैं कि सांप्रदायिक नेता बिना किसी अपवाद के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में प्रतिक्रियावादी बन बैठते हैं।
ऊंचे वर्गों के लोगों के संगठन यह दिखाकर के वे धार्मिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की सामुदायिक मांगों के पक्षधर हैं, अपने स्वयं की वर्गीय हितों को छिपाने का प्रयास करते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरों को दी की ओर से रखी गई विभिन्न सामुदायिक मांगों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इनका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा दृढ़ता से विरोध किया है और एक धर्मनिरपेक्षता से उसकी प्रतिबद्धता हमेशा गहरी और संपूर्ण रही है। फिर भी वह सांप्रदायिक चुनौती का सामना करने में पूरी तरीके से सफल न हो सका है। अंत में सांप्रदायिक देश का विभाजन करने में सफल रही है और इस असफलता का व्याख्या जैसे की जाए उसका एक उत्तर तो प्राय दिया जाता है कि यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से यहाँ पर क्या कि बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। हमारा विचार इसके ठीक विपरीत है। आरंभ से ही राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत पर बहुत अधिक भरोसा किया है, लेकिन संप्रदायवाद ने समझौता करना और उसे संतुष्ट कर सकना संभव न था। इसके अलावा इस तरह की सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता तो प्रतिक्रिया के रूप में दूसरी तरह की सांप्रदायिकता हमेशा ही फलने फूलने लगती है। 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस के नेताओं ने बार-बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया है, लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस मांग यहाँ पर सामने नहीं रखी है। इसके बजाय उन्होंने यह असंभव मांग रखी कि कांग्रेस माने कि वह हिंदुओं की पार्टी है और केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। केवल तभी वह कांग्रेस से बात करेगी। कांग्रेस के लिए यह मांग स्वीकार करना संभव भी न था, क्योंकि ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र को छोड़ देती है। वास्तविकता यह है कि सांप्रदायवाद को संतुष्ट करने के जितने भी प्रयास किए गए, उतने ही अधिक उसमें उग्रता आती गई। वास्तव में सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके खिलाफ एक कठोर राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्ष चलाने की यहाँ पर जरूरत थी। आवश्यकता सांप्रदायिकता के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाने की थी, जैसा कि मुहिम 1880 के बाद के दशक में औपनिवेशिक विचारधारा के खिलाफ चलाई गई, लेकिन कभी कभार को छोड़कर के राष्ट्रवादियों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की सफलताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और 1946 और 1947 में विभाजन के आगे की ओर पीछे हुए दंगे और सांप्रदायिक शक्तियों के पुनरुत्थान के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने और मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था और समाज खड़ा कर सकने में सफल रहा है। हिंदू सांप्रदायिकता समाज में और राष्ट्रवादियों की कतारों तक भी गहरी पैठ थी, फिर भी हिंदुओं के बीच इसकी शक्ति मामूली भी बनी रही है। 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जोशीले भाषण देने वाले समाजवादी नेता, यूसुफ मेहर अली निर्भीक पत्रकार, एस ए बरेलवी, इतिहासकार मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ उर्स शायरी के तूफानी पितरेल जैसे जोश यहाँ पर मलीहावादी, फैज अहमद फैज फैज अहमद फैज, सरदार जाफरी, साहिर यहाँ पर लुधियानवी और फैजी आजमी और मौलाना मदनी, ये सभी ऐसे नाम हैं जो इस संबंध में हमारे सामने मिसाल बन करके उभरते हैं। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, तो अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से होते हैं। दूसरा विश्व युद्ध है यहाँ पर सितंबर 1939 में यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। सितंबर 1939 में आरंभ हुआ जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मन ने पोलैंड पर यहाँ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर नाजी जर्मन है पोलैंड पर आक्रमण करता है। इसके पहले मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर यानी ऑस्ट्रिया 1938 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार कर लिया था और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। तो यहाँ पर जो हिटलर था वो किस पर आक्रमण करता है, ये पोलैंड पर आक्रमण करता है 1939 में। और उससे पहले 19
ये 1939 में यहाँ पर चेको स्लोवाकिया पर भी यहाँ पर अधिकार। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए। तो ब्रिटेन और फ्रांस है यहाँ पर इसकी सहायता करते हैं, यहाँ पर पोलैंड की सहायता करते हैं। तो भारत की सरकार, राष्ट्रीय कांग्रेस और केंद्रीय धारा सभा के चुने हुए सदस्यों ने परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो भारत की सरकार है बिना कांग्रेस की सलाह के युद्ध में शामिल हो जाती है, परामर्श नहीं लेती है कांग्रेस की। तो राष्ट्रीय कांग्रेस को फांसीवादी आक्रमण के शिकार देशों में से पूरी सहानुभूति थी। वह फांसीवादी विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए और कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाए ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सके। और ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और धार्मिक अल्पसंख्यकों, राजा महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें और अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ लेकर के सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। और सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया क्योंकि देश में व्यापक उथल पुथल न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े। और वायसराय के नाम पर एक पत्र में गांधी जी ने इस आंदोलन के उद्देश्यों का व्याख्या इस प्रकार की है कि कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है, लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि आपने और भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। वह नाजीवाद और भारत पर शासन कर रही दोहरी निरंकुशता में कोई अंतर नहीं करता है। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर सत्याग्रह करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। और 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही यहाँ पर गिरफ्तार किए जा चुके थे। 1941 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, पोलैंड और फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मन ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में से एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया और जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपींस, हिंद चीन, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा और हाल ही में रिहा हुए कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और कहा कि अगर ब्रिटेन फौरन प्रभावी शक्ति भारतीयों को सौंप दे तो युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे तो वे भारत की रक्षा और राष्ट्रों के हितों के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारत की सक्रिय सहयोग की बुरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। और क्रिप्स पहले लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो सके स्वशासन की स्थापना करना है। फिर भी उनके तथा कांग्रेसी नेताओं ने लंबी बातचीत यहाँ पर टूट जाती है। उनके और कांग्रेस के बीच में लंबी बातचीत टूट गई और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंपी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उनसे भविष्य के लिए केवल वादे किए जाए। फिलहाल वायसराय के हाथों में निरंकुश शक्तियां बनी रहे। वे युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए कि जापानी आक्रमणकारियों ने भारत के लिए खतरा पैदा हो गया। लेकिन उन्हें लगता था कि यह काम तभी कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सके। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत की जनता रुष्ट हो गई। उसे फांसीवादी विरोधी शक्तियों से अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीतिक स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उनके असंतोष को और भी गहरा दिया।
अप्रैल और अगस्त 1942 के काल में तनाव लगातार बढ़ता गया। जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई, जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा। गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए। कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों ने भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और उस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष का चलाने का फैसला किया गया, और प्रस्ताव में यहाँ पर घोषणा की गई कि भारत के लाभ और संयुक्त राष्ट्र की उद्देश्यों की सफलता दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक है। और आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की परखा जाएगा, और एशिया और अफ्रीका की जनगण में आशा और उत्साह का संचार होगा। इस तरह इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत और तत्कालिक प्रश्न है, जिस पर युद्ध का भविष्य और स्वाधीनता और जनतंत्र की सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झोंक करके यह सफलता सुनिश्चित करेगा। और 8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभाव से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मंत्रिमंडल या ऐसी दूसरी मांगों के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में सजोकर रख लें। हर एक सांस में इसका जप करें। यह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए ये देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके, इससे पहले मैं सरकार से कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस यहाँ पर आंदोलन चलाती, उससे पहले सरकार ने यहाँ पर कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करके यहाँ पर अनजानी जगहों पर ले जाया गया। कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और इन गिरफ्तारी की खबर से पूरे देश को सकते में डाल दिया। हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता को अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूल कॉलेजों में हड़तालें, कामबंदी हुई, प्रदर्शन हुए, जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज, फायरिंग भी हुई। बार बार की गोलाबारी की, और दमन से क्रुद्ध होकर के जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशन आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर शहरों और कस्बों और गांवों में विद्रोहियों का अस्थायी कब्जा भी हुआ, और संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन यहाँ पर लुप्त हो गया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वालिया जिले और बंगाल के मिदनापुर जिले में, तामालुक और बम्बई के सतारा जिले में जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार भी बना ली, और आमतौर पर छात्र, मजदूर और किसान भी इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों के लोग और नौकरशाही सरकार के वफादार यहाँ पर रहे हैं। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसके दमन की कोई सीमा नहीं थी। प्रेस का पूरी तरीके से गला घोट दिया गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां चलाई गई, हवा में बम भी बरसाए गए, कैदियों को यातनाएं दी गई। पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों ओर था। अनेक नगरों और कस्बों में सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिए। पुलिस और सेना की गोलाबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में भारी भारी रकमें देनी पड़ी। गांव वालों पर सामूहिक रूप से कोड़े बरसाए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम दमन कभी देखने को नहीं मिला था। सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही। 1942 का यह विद्रोह वास्तव में बहुत संक्षिप्त रहा। इसका महत्व इस बात में था कि इसने दिखाया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी है। और यह स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन कर सकना अब अंग्रेजों को संभव नहीं लगता था। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रही हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे। कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका, और न ही देश का नेतृत्व कर सका। 1943 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा,
कुछ ही महीनों में 30 लाख से अधिक लोग भूख से यहाँ पर मारे गए। तो 1943 में यहाँ पर बंगाल में अकाल आ जाता है और इसमें कितने लोग मारे जाते हैं? 30 लाख लोग यहाँ पर मारे जाते हैं बंगाल में। और इससे जनता एक भयानक गुस्से से भर उठी, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो इतने लोगों को अकाल से मरने से बचा सकती थी। फिर भी इस गुस्से का पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाष चंद्र बोस 1941 में देश से बाहर निकल गए थे और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे। लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरा तो वे जर्मनी चले गए और वहां से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े, ताकि जापानी सहायता से वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सके। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इसमें उनकी सहायता एक पुराने आतंकवादी क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस के वहां पहुंचने से पहले एक सेना बनाने के लिए यहाँ पर कुछ काम है जनरल मोहन सिंह कर चुके थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में कप्तान थे। और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीय और मलाया, सिंगापुर और बर्मा में जापानी सेनाओं के द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी कहते थे, इन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का यहाँ पर साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर के आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी यह आशा करने लगे थे कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बना करके उसके साथ भारत में अपने मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1944-45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। और उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी इस रणनीति की आलोचना की कि फांसीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके उन्होंने स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा है। पूरे देश ने उन्हें नेताजी का सम्मानित नाम दिया है। युद्धोत्तर काल का संघर्ष की बात करें, यानी युद्ध के बाद क्या संघर्ष यहाँ पर रहा है। युद्धोत्तर काल का संघर्ष, तो यहाँ पर बात करें युद्धोत्तर काल का संघर्ष, तो युद्धोत्तर काल का संघर्ष किस तरीके से रहता है। अप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संघर्ष में एक नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया। जेलों से राष्ट्रीय नेता जब रिहा हुए तो जनता स्वाधीनता और उसे आपसी समझौतों के द्वारा अपनी कुछ शक्तियां यहाँ पर सौंप सकते थे, यानी जो अपनी कुछ शक्तियां हैं यहाँ पर सौंप सकते थे। यह नया संघर्ष आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमे के विरोध में एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग ब्रिटिश भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन पर ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ भंग करने और उस पर गद्दार होने का आरोप लगाया गया था। दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के रूप में यहाँ पर किया था। फिर पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर के विशाल जन प्रदर्शन हुए। पूरा देश उत्तेजना से और इस आशा से भर गया था कि अब की बार का संघर्ष विजयी होगा, इसलिए वे इन नायकों को सजा दिए जाने की छूट नहीं दे सकती थी। और ब्रिटिश सरकार भी इस समय भारतीय जनमत को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज ने इन बंदियों को दोषी पाया गया और मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में भलाई समझी। और ब्रिटिश सरकार इस बदले रवैये के अनेक कारण थे। प्रथम तो युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया था। युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की जगह अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे थे। ये दोनों भारत की स्वतंत्रता की मांग के यहाँ पर समर्थक थे। दूसरा था ब्रिटेन युद्ध में जीतने वाले पक्ष में था और अवश्य मगर अब उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने को संभालने में बरसों लग जाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी और कंजर्वेटिव पार्टी की जगह अब लेबर पार्टी की सरकार थी और उसके अनेक सदस्य कांग्रेस की मांगों के समर्थक थे। ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक हार चुके थे। लगभग 6 वर्षों तक लड़ने और खून बहाने के बाद अब वे और कई साल घर से
अब वे कई साल घर से दूर भारत में रहकर के वहाँ की जनता के स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा कारण था कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए वहाँ के नागरिक प्रशासन के भारतीय सदस्यों और सशस्त्र सैनिक सेनाओं पर भरोसा नहीं रह गया था। आज़ाद हिंद फौज की घटना से दिखा दिया कि देशभक्ति की भावना भारतीय सेना में फैल चुकी है, जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1946 में मुंबई में भारतीय नौसेना के जहाजियों के विद्रोह ने किया। ये जहाजी सेना नौसेना से 7 घंटे तक लड़ते रहे और उन्होंने समर्पण तभी किया जब राष्ट्रीय नेताओं ने उनके ऐसा करने के लिए कहा। दूसरी कई जगहों पर जहाजियों ने उनकी सहानुभूति में हड़ताल की। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में भी व्यापक हड़तालें हुई हैं। ब्रिटिश शासन के दो और प्रमुख आधार और पुलिस और नौकरशाही में भी राष्ट्रवादी झुकाव के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उनका भरोसे के साथ उपयोग नहीं किया सकता। उदाहरण के लिए बिहार और दिल्ली की पुलिस बलों से हड़तालें की हैं यहाँ पर। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय जनता आत्मविश्वास से भरपूर और टकराने के लिए तैयार नजर आ रही थी। वह अब विदेशी शासन के अपमान को और झेलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं थी। अब आज़ादी मिलने तक आराम उसके लिए हराम था और नौसेना का विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई के लिए हड़ताल हो चुकी थी। इसके अलावा 1945 और 46 में अनेक अदालतों, हड़ताल और काम बंदियों के प्रदर्शन पूरे देश में यहाँ पर हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे अनेक रजवाड़ों तक भी हुए हैं। उदाहरण के लिए नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर के कलकत्ता में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है और 3 दिन तक नगर में सरकार नाम की कोई चीज भी नहीं रही। और फिर 12 फरवरी 1946 को आज़ाद हिंद फौज की एक और बंदी अब्दुल रशीद की रिहाई की मांग को लेकर के नगर में एक और जन प्रदर्शन हुआ है और 22 फरवरी को मुंबई में एक पूर्ण हड़ताल हुई तथा कारखानों और दफ्तरों में काम ठप रहा और अब सब विद्रोही जहाजियों के समर्थन में था और इस जन उभार को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। 48 घंटे के अंदर सड़कों पर 250 से अधिक लोग गोली के शिकार हुए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मजदूर असंतोष की भी यहाँ पर फैला है। शायद ही कोई उद्योग रहा हो जिसमें हड़ताल नहीं हुई हो। जुलाई 1946 में डाक तार मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल की और अगस्त 1946 में दक्षिण भारत में देश रेल मजदूरों की हड़ताल हुई और 1945 के बाद जैसे तैसे स्वाधीनता का समय पास आया, किसान आंदोलनों में एक नया उबाल आया और युद्ध के बाद किसानों को सबसे जुझारू संघर्ष बंगाल के बटाईदारों का तेभागा संघर्ष था, जिसमें घोषणा की गई कि वे अब जमींदारों को फसल का आधा नहीं बल्कि 1/3 भाग देंगे और जमीन के लिए ऊंचे लगानों के खिलाफ हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी संघर्ष हुए। कामबंदी, हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन करने में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, पटियाला आदि रजवाड़ों में भी जन आभार और संघर्ष फैल उठे थे। 1946 के आरंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम सिद्ध हुए हैं। सामान्य सीटों में अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश मुस्लिम लीग की भी मिली हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने के शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरीय वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। और इस योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता है और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामला और संचार विषयों पर नियंत्रण होता है। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। और यहाँ पर क्या होता है, एक दोनों लेकिन दोनों एक अंतरिम सरकार की योजना पर सहमत न हो सके। दोनों अंतरिम सरकार की योजना पर सहमत न हो सके, जो एक स्वतंत्र और संघीय भारत के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन करती है। और कैबिनेट मिशन की जिस योजना पर दोनों पहले सहमत हो चुके थे, उनके बारे में दोनों ने अलग अलग व्यवस्थाएं सामने रखी हैं। और अंततः सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया और कुछ हिचक के बाद में अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का यहाँ पर फैसला किया। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को शासन छोड़ देगा और लेकिन मिलने वाली स्वाधीनता की खुशियाँ
पर अगस्त 1946 के बाद भड़काने वाले व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर दिया। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय संप्रदाय जो संप्रदायवादी थे, उन्होंने जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। और न्यूनतम मानव मूल्यों का इस तरीके से उल्लंघन होने और सत्य और अहिंसा की ताक पर रखा जाते देख करके महात्मा गांधी दुख से भर उठे। उन्होंने दंगे रोकने के लिए पूर्वी बंगाल, बिहार की पदयात्रा की। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में दूसरे अनेक हिंदू मुसलमानों ने भी प्राणों से हाथ धोए, लेकिन उनके बीच सांप्रदायिक तत्वों ने विदेशी सरकार की सहायता से बहुत गहरे बीज बोए थे। और गांधी जी और दूसरे राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और भावनाओं से जूझते रहे, मगर बेकार। अंत में क्या होता है, मार्च 1947 में वायसराय बनकर के भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी लंबी बातचीतों के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला। देश स्वाधीन तो हो जाएगा, मगर एक नहीं, भारत का विभाजन होगा। भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदाजा सामने था। इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर के भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का एक तिहाई भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। वे केवल वही क्षेत्र देने से राजी हुए जो मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था, और इस तरह पंजाब, बंगाल और असम का भी विभाजन आवश्यक हो गया था। मुस्लिम लीग को एक घुन घुन लगा पाकिस्तान ही मिला। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग को क्या मिला था? एक घुन लगा पाकिस्तान ही मिला। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव सांदिग्ध था, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का निश्चय किया गया। दूसरे शब्दों में देश का विभाजन तो हुआ, मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया, मगर इसलिए नहीं कि यहाँ हिंदू और मुसलमान समुदाय रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार से हुआ कि विभाजन न होता तो वहशियाना और बर्बर सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार होता। अगर ये दंगे देश के किसी एक वर्ग तक सीमित होते तो कांग्रेस के नेता उसे दबाने और विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रयास करते। लेकिन दुर्भाग्य से यह आपसी मारकाट हर जगह हो रही थी। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों की सक्रिय भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि देश में अभी भी विदेशियों का शासन था, जिन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उल्टे अपनी फूट डालने वाली नीतियों से विदेशी सरकार ने इन दंगों को प्रोत्साहन दिया, शायद इस आशा में कि वह दोनों नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आपस में लड़ा सकेगी। और यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर के अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत में फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें, तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। और 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा था कि आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्ना को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया था, अब वे उसको फिर से बोतल में बंद करने को बेकार यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को हो गई थी। रजवाड़ों को यह छूट दे दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वो शामिल हो सकते हैं। तो रजवाड़ों को यहाँ पर छूट दे दी गई कि वो किसी भी राज्य में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और रजवाड़ों की जनता के व्यापक आंदोलन के दबाव में गृह मंत्री सरदार पटेल की सफल कूटनीति के कारण अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, जम्मू कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक अगर मगर करते रहे, और कठियावाड़ के समुद्री तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, मगर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और वहां एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की घोषणा की, मगर वहां तेलंगाना क्षेत्र में हुए एक आतंकित विद्रोह और वहां के भारतीय सेनाओं के पहुंचने के बाद उन्हें भी 1948 में भारत में शामिल किया गया। कश्मीर के महाराजा ने भी भारत और पाकिस्तान में शामिल होने में देर की, मगर वहां की जनता, और जिसका नेतृत्व नेशनल कांग्रेस कर रही थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। मगर कश्मीर पर पाकिस्तान के पठानों और अनियमित फौजी दस्तों के हमले के बाद उसे भी अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, और देशभक्ति की कई पीढ़ियों के बलिदानी और अनगिनत शहीदों के खून की फल आखिर हमें मिला। इसका
उनका सपना अब सच्चाई बन चुका था और 14 अगस्त की रात में संविधान सभा के आगे किए गए अपने अविस्मरणीय वक्तव्य में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि बरसों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था। अब समय आ गया है पूरी तरह न सही पर फिर भी बहुत काफ़ी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। राज्य को 12 का घंटा तब बजेगा, रात का 12 का घंटा तब बजेगा जब पूरा विश्व सो रहा होगा। तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी वह क्षण आता है, मगर आता अवश्य है, जब हम पुराने से निकल कर के नए को अपनाते हैं। यह एक युग का अंत होता है और जब किसी राष्ट्र को लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुखर होती है। उचित यही है कि हम अपने पुनीत क्षण में भारत के एक और संभवतः अंतिम संघर्ष की आशा करने लगे हैं, उनकी जनता की सेवा के प्रति और उससे भी व्यापकतर मानवता के हित में समर्पित होने का हम संकल्प करते हैं। आज हमारी दुर्भाग्य का काल समाप्त होता है। भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। आज हम जिन उपलब्धियों की खुशी मना रहे हैं, वह निरंतर प्रयत्न चाहती हैं ताकि हम वे संकल्प पूरा कर सकें जो हम प्राय करते आए हैं। परंतु यह उल्लास जिस असीम और आबाद होना चाहिए, वह दुख और उदासी से भरा हुआ है। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था और भाई भाई से बिछड़ चुका था। इससे भी बुरी बात यह है कि स्वतंत्रता के इस क्षण में अवर्णनीय बर्बरता के साथ सांप्रदायिकता का दानव भारत और पाकिस्तान दोनों में लाखों लोगों का बलि दे रहा था। अपने पूर्वजों की धरती से नाता तोड़कर के लाखों लाख शरणार्थी इन दो नए राज्यों में पहुंच रहे थे और राष्ट्र का विजय तो दो राज्यों में पहुंच रहे थे। और इस काल के बारे में नेहरू ने बाद में लिखा है कि भय और घृणा से हमारे मन को जकड़ लिया था। सभ्यता के सारे बंधन टूट चुके थे। एक दरिंदगी के बाद दूसरी दरिंदगी देखने में आई है। मानव यहाँ पर शरीरधारी प्राणियों की निर्मम पशुओं को देख करके हृदय एकाएक शून्य से भर उठा। चिराग एक एक करके बुझते नजर आए हैं। हाँ, सही नहीं, क्योंकि दो एक कभी भी उमड़ते तूफान में टिमटिमा रहे थे। हम मरने वाले और मर रहे लोगों के प्रति मौत से अधिक भयानक दौड़ उठा रहे लोगों के प्रति दुख थे। इससे भी बहुत अधिक दुखी थे कि हम भारत अपनी साझी माता के प्रति, जिसकी मुक्ति के लिए हम इतने वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं। राष्ट्र का विजय के इस क्षण से घटित इस त्रासदी के प्रतीक वही गांधी जी थे जिन्होंने भारतीय जनता को अहिंसा, सत्य, प्रेम, साहस, शूरवीरता का संदेश दिया था, जो भारतीय संस्कृति के उत्कृष्टतम तत्वों के प्रतीक थे। राष्ट्रीय हर्ष के इन दिनों में भी वे घृणा से चूर बंगाल के गांवों में चक्कर लगा रहे थे। इन लोगों की राहत को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो उस समय भी वहसियाना सांप्रदायिक हत्याकांडों के द्वारा स्वतंत्रता की कीमत चुकाने का काम कर रहे थे। और इन खुशियों की गूंज अभी भी थमी भी नहीं थी। 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे की घृणा से चूर एक हिंदू कट्टरपंथी ने इस चिराग को बुझा दिया। तो 30 जनवरी 1948 को, जो 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाता आ रहा था, इस तरह गांधी जी एकता के जिस उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं, उसी के लिए वो शहीद हो गए। इससे पहले 1947 में अपने जन्मदिन पर एक पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा था कि वे अब और जीना नहीं चाहते और वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह मुझे आंसुओं से इस घाटी में उठा ले और मुझे उस हत्याकांड का असहाय दर्शक न बना रहने दे जो बर्बर बन चुका है और जो मनुष्य कर रहा है, भले ही वह अपने आप को मुसलमान या हिंदू या कुछ और ही क्यों न कहता हो। एक अर्थ में स्वाधीनता की प्राप्ति के रूप में देश ने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया था, अर्थात विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने, और उसने राष्ट्रीय पुनर्जन्म की प्रमुख बाधा को दूर किया। सदियों के पिछले पर पूर्वाग्रह और असमानता और अज्ञान अभी भी देश पर हावी था। पुनर्रचना का लंबा काम अभी शुरू ही हुआ था। जैसा कि 1941 में अपने निधन से 3 माह पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे। जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और यहाँ पर कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन स्वाधीनता के संघर्ष ने, देखें यहाँ पर क्या होता है, स्वाधीनता के संघर्ष ने औपनिवेशिक शासन को ही नहीं उखाड़ फेंका, इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर सामने रखी थी। यह तस्वीर एक लोकतांत्रिक नागरिक स्वतंत्रताओं से भरपूर और धर्मनिरपेक्ष भारत की थी।
यह तस्वीर एक स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और सामाजिक और आर्थिक समानता और राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय जनता पर आधारित भारत की थी। यह तस्वीर थी एक ऐसे भारत की जो अपने पड़ोसियों और शेष विश्व के साथ शांतिपूर्वक रहता हो, जिसका आधार एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। और इस तस्वीर को मूर्त रूप देने का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का एक नया संविधान बना करके किया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले इस संविधान ने कुछ बुनियादी सिद्धांत और मूल्य सामने रखे हैं। उसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष और एक जनतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें बालिग मताधिकार, सभी बालिग स्त्री पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी, एक संघीय व्यवस्था होगी जिसमें संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग-अलग होंगे। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए थे, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति जुटाने और उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता आदि। संविधान ने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी और सरकारी और रोजगार के अवसर की समानता की यहाँ पर जमानत दी है। और यह निश्चित हुआ कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया और किसी भी रूप में उनके व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार कार्य करने, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया। साथ ही पूरी तरह राज्य के खर्च पर चलने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगा दी गई। संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी निश्चित किए गए हैं, जिन्हें किसी अदालत के द्वारा लागू नहीं किया कराया जा सकता, मगर जो कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे, उनमें ये सिद्धांत शामिल हैं। राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण रोकना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान काम का समान वेतन, ग्राम पंचायतों की स्थापना, काम और शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता, पूरे देश में एक समान पारिवारिक कानून तथा जनता के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शीर्षक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके, मन में सफलता की आकांक्षा लेकर के अब भारतीय जनता अपने देश का कायाकल्प करने और एक न्यायप्रिय श्रेष्ठ समाज और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतावादी भारत का निर्माण करने के काम में जुट गई थी।